ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। स्टीव एक पुलिस ऑफिसर था जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर दो लड़के आए जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और उन दो लड़कों ने स्टीव से कहा, सर हमारी मदद करिए सर हमारा दोस्त हमारी कार में है, काफ़ी ज़्यादा घायल है सर प्लीज़ उसे हॉस्पिटल ले जाइए सर हमें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं, हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिला है और हमारे दोस्त की हालत ख़राब होती जा रही है, हमें नहीं पता वो बचेगा नहीं बचेगा सर, उसे प्लीज़ हॉस्पिटल ले जाइए सर, हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं। और तभी स्टीव ने बिना कोई देरी किए एक कांस्टेबल को आवाज़ लगाई, कांस्टेबल ज़रा इनके दोस्त को फटाफट बिना कोई देरी किए हॉस्पिटल ले जाओ। और तभी वहाँ से कांस्टेबल निकल गया और फिर स्टीव ने उन दोनों लड़कों से पूछा, आखिर बात क्या है, आप में से कोई मुझे समझाएगा। और तभी एक लड़के ने कहा, सर असल में बात ऐसी है कि हम तीनों छुट्टी बिताने के लिए हम एक हाईवे से जा रहे थे जो कि सुनसान था पूरा और उस हाईवे पे बिल्कुल रोशनी नहीं थी। हम जैसे तैसे गाड़ियों की हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तभी हमने देखा कि एक कोने पर एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर हमें लगा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए हमने अपनी कार को रोका और मैंने उस आदमी से पूछा, ज़रा बताइए क्या आपको मदद की ज़रूरत है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मैंने एक और बार पूछा, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। लेकिन उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मेरा एक दोस्त ये देखने के लिए क्या वो आदमी ठीक ठाक है ये चेक करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा पास पहुंचा, उस आदमी ने मेरे दोस्त के ऊपर वार कर दिया और उसके गले पे काटने लगा। और जैसे ही हमने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा तो हम उसे बचाने के लिए वहां गए और हमने अपने दोस्त को छुड़ाया। और जैसे ही उस आदमी ने मेरे दोस्त को छोड़ा, उसने हम तीनों को धक्का दिया और वो वहाँ से कहीं भाग के गायब हो गया। हमें कुछ भी नहीं पता चला कि वो जंगल में कहाँ अंधेरे में गायब हो गया। और फिर स्टीव ने ये बात सुनी, तब उसने सर खुजाते हुए कहा, क्या उसने आपके दोस्त को काटा? हाँ, मैं क्या सही कह रहा हूँ? और फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने हमारे दोस्त को काटा और हमारे दोस्त की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगा। और फिर स्टीव ने कहा, चोर लुटेरे तो लूट पाट करते हैं, लेकिन सारे चोर वगैरह तो मैंने जेल में डाल रखे हैं, कोई न्यू क्रिमिनल होगा तो वो लूट पाट करेगा, आखिर ये काटने वाला क्या सीन है। ठीक है, मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाता हूँ, तो आप थोड़ा मदद करिए और बताइए कि वो दिखता कैसा था, और जब स्केच बन जाएगा तब उसे पकड़ना आसान होगा, वरना पता नहीं वो कितने लोगों को नुकसान पहुँचा देगा। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर एक स्केच आर्टिस्ट आया और उसने स्टीव से पूछा, हाँ जी सर, आज बताइए किसका स्केच बनवाना है। और फिर स्टीव ने कहा, ये दो लड़की हैं, ये जैसा जैसा होलिया बताए वैसा वैसा स्केच बना दो और वापस मुझे दिखाओ। और फिर उस स्केच आर्टिस्ट ने उन दोनों लड़कों के बताए हुए अनुसार एक स्केच बनाया। और फिर उस स्केच आर्टिस्ट ने स्टीव से कहा, सर स्केच तो तैयार हो गया है लेकिन देखने में काफ़ी अटपटा है। और फिर स्टीव ने कहा, दिखाओ अगर है क्या। और जैसे ही स्टीव ने देखा तो उसके होश उड़ गए और स्टीव ने उन दोनों लड़कों से कहा, क्या सच में वो ऐसा दिखता था? और फिर उन दोनों लड़कों ने उस स्केच को देखा और कहा, हाँ यही था, बिल्कुल हूबहू यही दिखता था। और फिर स्टीव ने कहा, क्या सच में? लेकिन दिखने से तो ये कोई इंसान नहीं लग रहा, इसके दांत कितने बड़े हैं, एकदम नुकीले जानवर टाइप के, ये इंसान तो नहीं लग रहा। और फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, सर हमारी बात का यकीन करिए, सर यही था वो, इसी ने हमारे दोस्त को काटा था और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर स्टीव ने कहा, अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आया और उस कांस्टेबल ने कहा, सर एक बैड न्यूज़ है। और फिर स्टीव ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तभी उस कांस्टेबल ने बताया, सर आपने जिस लड़के को हॉस्पिटल भेजा था उसकी मौत हो गई है। और जैसे ही स्टीव ने ये बात सुनी तब उसके होश उड़ गए और वहाँ बैठे वो दो लड़के भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे और रोने लगे। और स्टीव ने कहा, क्या उसकी मौत हो गई?
और फिर स्टीव ने उन दोनों लड़कों से पूछा, उस आदमी ने सिर्फ काटा ही था या किसी हथियार से वार वगैरह किया था? और फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, नहीं सर, सिर्फ काटा ही था। और फिर स्टीव ने अपना सर पकड़ के बोला, ओह माय गॉड, अगर उसने सिर्फ काटा ही था तो सिर्फ काटने से मौत? हाँ, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यह कहकर स्टीव और वो दो लड़के वहाँ पहुँचे। स्टीव ने उस लड़के की हालत देखी, तब उस लड़के की हालत देखकर स्टीव का दिमाग चकरा गया। फिर स्टीव ने उन डॉक्टर से पूछा, अरे डॉक्टर बताइए आखिर बात क्या है? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर स्टीव, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये लड़का, इसके गले पे सिर्फ 2 दांतों के निशान हैं, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा है, और ऐसा एकदम इम्पॉसिबल है। और फिर स्टीव ने कहा, सिर्फ काटने से आपके कहने का मतलब है कि उस आदमी ने, जिसने भी इसे काटा, उस आदमी ने सारा इसका खून पी लिया? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो जो कोई भी था वो नॉर्मल पर्सन नहीं था। उसने अपनी एक बाइट से इस बेचारे लड़के का पूरा खून पी लिया। अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में पहला केस है जिसे मैं देख रहा हूँ। और फिर स्टीव ने कहा, ये कोई वैम्पायर है क्या? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, सारे जो सबूत हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टीव ने सर खुजाते हुए कहा, लेकिन वैम्पायर तो होते नहीं है ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर स्टीव, यकीन करने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अभी के हालात और सबूत देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी वैम्पायर का काम है। और जैसा आपने स्केच दिखाया उस हिसाब से तो मेरा शक यकीन में बदल रहा है। ये जो कोई भी है उसे जल्दी से जल्दी पकड़िए, वरना ये बाकी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। एक जान तो चली गई है, हम और जानों को नहीं जाने दे सकते। और फिर स्टीव ने हाँ में सर हिलाया और फिर उन दोनों लड़कों को घर भेज दिया गया। और स्टीव अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर गया जहां पर उन दोनों लड़कों ने उस आदमी को देखा था। पूरी रात स्टीव वहीं पर पेट्रोलिंग करता रहा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। अगले ही रात वो वापस से उसी जगह पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी उसने एक आदमी को उस रोड साइड पर देखा। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा तब उसने गाड़ी को रोका और अपनी गन दिखाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, हिलने की कोशिश मत करना। अगर तुम हिले तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर कितनी गोलियां भर दूंगा, समझे? और ये कहकर स्टीव गाड़ी से बाहर निकला और उसने गन पॉइंट करते हुए कहा कि मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, और कोई भी होशियारी करी तब तुम्हें अपना अंजाम मालूम ही होगा कि क्या होगा। उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया और उसने अपना सर हिलाते हुए ना कहा। नहीं। और फिर स्टीव ने उस आदमी से कहा, देखो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूं, तुम चुपचाप से अपनी शक्ल दिखा दो। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ एक ही बात कहता रहा, नहीं। और जैसे ही स्टीव सबसे ज़्यादा उस आदमी के पास पहुंचा तो उस आदमी ने हंसते हुए स्टीव को देखा। और जैसे ही स्टीव ने उस आदमी की शक्ल देखी तो स्टीव के होश उड़ गए, क्योंकि वो वही आदमी था जिसका स्केच पुलिस स्टेशन में बनवाया गया था। और फिर उस आदमी ने स्टीव को हंसते हुए देखा और स्टीव ने उस आदमी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वह आदमी वहां से भाग गया। स्टीव ने उस आदमी की शक्ल देख ली थी। उस आदमी के बड़े बड़े दांत थे नुकीले, और स्टीव को पता चल गया था कि वो एक वैम्पायर है। वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा
और उसने अपने कांस्टेबल्स को कहा, तुम सब उस सुनसान रास्ते पे नज़र रखो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसने एक और जान भी ली तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी आम आदमी नहीं मरना चाहिए, उसे हमें जैसे तैसे करके पकड़ना है या तो ऊपर पहुंचाना है। स्टीव ने वहां पर कई सारी पुलिस फोर्स को भेज दिया और सिक्योरिटी टाइट कर दी। उस आदमी को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया था। और अगले ही दिन स्टीव को एक खबर मिली कि उसी रास्ते के पास में एक लाश मिली है। स्टीव वहां पर पहुंचा तो देखा कि एक तकरीबन 20 साल का लड़का था, जिसके गले पे ठीक वैसे ही दांतों के निशान थे जैसे पहले वाले केस में थे। स्टीव ने उस लड़के को देखा और कहा, जिसका डर था वही हुआ, एक जान और चली गई, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम सब कर क्या रहे थे आके? इतनी बड़ी पेट्रोलिंग टीम मैंने भेजी थी, क्या तुम सो रहे थे? तुम्हारे रहते हुए इस मासूम की जान गई कैसे? और फिर वहां पर खड़े पुलिस वालों ने कहा, सर हम तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन न जाने ये सब कब हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब मुझे ही यहाँ पर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। उस लड़के की मौत की खबर अखबार में आई और फिर न्यूज़ में आई, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पे काफ़ी सवाल उठे और काफ़ी बदनामी हुई। वहाँ के कमिश्नर ने स्टीव को बुलाया और स्टीव को बुलाकर कहा, मिस्टर स्टीव, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके रहते हुए 2 लोगों की जान कैसे चली गई? हाँ, आपके इलाके में हत्याएं हो रही हैं और आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक हत्या हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई चोरी चकारी का मामला नहीं है, हत्या का मामला है, वो भी इतनी बुरी तरह से। और फिर स्टीव ने कहा, सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपराधी को पकड़ने की। और फिर उस कमिश्नर ने कहा, अगर आप कोशिश कर रहे होते तो उस दूसरे बच्चे की जान नहीं जाती। आपको पता भी है कि कितनी बदनामी हो रही है हमारी, आपकी वजह से मुझे भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है ऊपर से। मिस्टर स्टीव, आपकी जगह कोई और होता तो मैं कसम से कह रहा हूँ उसे निकाल देता अभी तक। और फिर स्टीव ने कहा, अरे सर मैं क्या कर सकता हूँ, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं है, वो कोई वैम्पायर है। और फिर उस कमिश्नर ने कहा, अच्छा तो अब आपने अपनी गलती को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि एक वैम्पायर है। वाह, अरे क्या आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं या रियल लाइफ में जी रहे हैं? वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये कोई साइको किलर होगा जो कि मार रहा है। उसे जल्द से जल्द पकड़िए, वरना आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। अब आप समझदार हैं। स्टीव ने काफ़ी ताने सुने और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर आया। उसने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, शिट, इतने सालों से इज्जत बनाई थी, इस क्रिमिनल ने सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। एक बार आ जाए तो इसका एनकाउंटर कर दूं। तभी स्टीव ने महसूस किया कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी छुप गया। स्टीव को लगा कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। वो दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर उस वैम्पायर को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा है। और फिर स्टीव रात के वक्त वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए जा ही रहा था। तभी स्टीव ने देखा कि वही आदमी उसके पीछे खड़ा है। और फिर स्टीव ने अपनी गन को निकाला और उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हाँ, सुबह से देख रहा हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? और अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सच सच बताना, क्योंकि झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उस आदमी ने कहा, स्टीव? और फिर स्टीव ने कहा, हाँ मैं ही हूँ स्टीव, तुम बताओ तुम कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और फिर उस आदमी ने कहा, स्टीव, मैं हैरी। और फिर उसके बाद स्टीव ने कहा, हैरी? कौन? हैरी कौन? उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे मैं हैरी, तेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, याद नहीं तेरे को? थोड़ा दिमाग पे जोर डाल। और फिर जैसे ही स्टीव ने बात सुनी तब उसने
कहा कि हैरी, अरे मेरे दोस्त कैसा है तू? और फिर हैरी ने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ यार, मुझे तो लगा था कि तुझसे अब कभी मुलाकात होगी ही नहीं, लेकिन मैं तुझे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, लेकिन तेरे से बोलने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तू पुलिस ऑफिसर है ना? हाँ, तेरी वर्दी देख के काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए तेरे से पूछने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब जैसे तैसे करके पूछ ही लिया। तूने अपना सपना पूरा कर ही लिया। बचपन में ही कहता था तू कि तू पुलिस ऑफिसर बनेगा, लेकिन आज देखो पुलिस ऑफिसर तू बन गया। क्या बात है। और फिर स्टीव ने हैरी को गले लगाते हुए कहा, हाँ यार दोस्त, बड़ी मेहनत करी मैंने, बहुत मुश्किलों के बाद पुलिस ऑफिसर बना, काफ़ी सालों तक यहाँ पर इज्जत कमाई, लेकिन यार आज पूरी इज्जत मेरी मिट्टी में मिल गई है। और फिर उस हैरी ने कहा, हाँ न्यूज़ तो मैंने भी देखी, काफ़ी सुन के बुरा लगा कि 2 लोग मारे गए बेचारे। क्या लगता है, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? और फिर स्टीव ने कहा, अरे यार मैंने भी उसे कल रात देखा था, लेकिन पता नहीं वो बच के कैसे निकल गया। मैंने उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। वो वैम्पायर है यार। और फिर हैरी ने कहा, वैम्पायर? सीरियसली? क्या तू कोई उसकी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ दिखा सकता है? और फिर स्टीव ने हैरी को वो स्केच दिखाया, और उस स्केच को देखकर हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया। और हैरी ने कहा, यह तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक है, इसे तो जल्द से जल्द पकड़ लेना चाहिए, वरना ये तो काफ़ी लोगों की जान ले लेगा। और फिर स्टीव ने कहा, अरे यार मैं क्या करूं, मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि वो आदमी नहीं वैम्पायर है। सबको यही लग रहा है कि वो एक साइको किलर है जो कि लोगों को मार रहा है। मैंने पेट्रोलिंग करने के लिए वहाँ काफ़ी फोर्स को लगाया है, और ख़ुद भी दिन रात सोच रहा हूँ उस वैम्पायर को, उस क्रिमिनल को कैसे पकड़ूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिर करूं क्या। और फिर हैरी ने कहा, सब्र रख और ठंडे दिमाग से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद स्टीव ने कहा, हाँ अब बहुत हो गया, अब मैंने सोच लिया है, रात के वक्त मैं जाऊंगा वापस उसी सुनसान इलाके में। और फिर हैरी ने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन अपने साथ पुलिस फोर्स को भी ले जा। उसके बाद स्टीव ने कहा, नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा, हो सकता है वो फोर्स को देख ले तो सामने ना आए, अगर मैं अकेला दिखूं तब वो मुझे शिकार बनाने के लिए ज़रूर आएगा, और जैसे ही वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेगा मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। उसके बाद हैरी ने कहा, क्या तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस वैम्पायर से लड़ने जाएगा, वो भी अकेले? तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर उसने तेरे पर हमला कर दिया तो? और फिर स्टीव ने कहा, वही तो मैं चाहता हूँ, वो मेरे पर हमला करे और उसके बाद मैं उसे मौत के घाट उतार दूँ। उसके बाद हैरी ने कहा, अरे तेरी बात ठीक तो है भाई, लेकिन मुझे बहुत खतरा लग रहा है इस बारे में, एक काम कर, तू फोर्स को लेकर ही जा। और फिर स्टीव ने कहा, हैरी मैं समझ सकता हूँ कि तू मेरी बहुत चिंता करता है और तू मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी ही चाहिए। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन उस वैम्पायर को मैं पकड़ के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, उसे फंसाने के लिए मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। खैर अपना नंबर दे और हम दोनों अब बातचीत करते रहेंगे। हैरी ने अपना नंबर स्टीव को दिया, और उसके बाद स्टीव रात के वक्त निकल पड़ा उसी सुनसान इलाके पे जहाँ पर उसे वैम्पायर दिखा था। और उसके बाद उसने गाड़ी को एक साइड में लगाया और अपनी बंदूकों के साथ इधर उधर घूमने लगा। काफ़ी देर घूमने के बाद भी स्टीव को वो वैम्पायर नहीं मिला, और उसके बाद स्टीव को पता चला कि वो वैम्पायर ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद स्टीव ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसने अपनी एक उंगली पे कट लगा दिया, और उस उंगली से खून बहने लगा, और स्टीव ने उस खून को इधर उधर टपकाना शुरू कर दिया। और उसके बाद स्टीव एक जगह खड़ा हो गया। तभी स्टीव को कुछ आवाज़ें आईं और स्टीव को पता चल गया कि वो वैम्पायर वहाँ आ चुका है, खून की खुशबू उसे खींच लाई है। स्टीव तैयार हो गया लड़ाई के लिए,
और जैसे ही उस वैम्पायर को स्टीव ने देखा, स्टीव ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन वो वैम्पायर वहां से गायब हो गया। तभी स्टीव को पीछे से आवाज आई, काफी धीरे हो बच्ची, थोड़ा और तेज। और जैसे ही स्टीव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वैम्पायर स्टीव के पीछे खड़ा था। उस वैम्पायर ने अपने नुकीले बड़े बड़े दांत स्टीव को दिखाते हुए कहा, ओह, आज तो पेट भर के खून मिलेगा। स्टीव वहां से थोड़ा दूर भागा और उसने वापस से गोलियां चलानी शुरू करी, लेकिन उन गोलियों का कोई भी असर उस वैम्पायर पे नहीं हुआ। वो वैम्पायर धीरे धीरे करके स्टीव की तरफ बढ़ने लगा और उस वैम्पायर ने कहा, काफी बेवकूफ हो, आ गए मेरा चारा बनने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत भूख लग रही थी, अब मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगा। आज की भूख तुम ही मिटाओगे। स्टीव को समझ आ गया था कि वो प्रॉब्लम में फंस चुका है। वो अपने कदमों को पीछे ले रहा था और वो वैम्पायर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक से वहाँ एक और आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनकर स्टीव आसपास देखने लगा। तभी उस वैम्पायर ने इधर उधर देखना शुरू किया और एक अंधेरे कोने से एक भागता हुआ एक भेड़िया मानव आया और उसने उस वैम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। उस भेड़िया मानव ने उस वैम्पायर के गले को अपने जबड़े में पकड़ लिया और उसे काफ़ी बुरी तरह से घायल करके वहाँ से फेंक दिया। लेकिन कुछ ही देर में वो वैम्पायर खड़ा हो गया और उसने हंसते हुए कहा, ये तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी उस भेड़िया मानव ने स्टीव को उठाया और काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागता हुआ निकल गया। स्टीव काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। स्टीव के हाथ में बंदूक थी और उसने उस वेयरवुल्फ के काफ़ी गोलियां मारी, लेकिन उस वेयरवुल्फ ने स्टीव को नहीं छोड़ा और वो वेयरवुल्फ स्टीव को लेकर एक खाई में कूद गया, जिसके बाद स्टीव बेहोश हो गया। स्टीव की आंखें काफ़ी देर बाद खुली। उसने देखा तो वो एक घर में था और वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उसने आसपास देखा तो पुराने से घर में पुराना सा सामान रखा हुआ था। तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आई। स्टीव ने अपनी बंदूक को आसपास देखा तो उसकी बंदूक उसके पास नहीं थी। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुला और उसने जो देखा उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि वहाँ पर हैरी आया और हैरी ने कहा, हाँ स्टीव, तो आखिरकार फाइनली तुम उठ ही गए। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम होश में आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगा। तो आखिरकार तुम जाग ही गए। और फिर स्टीव ने कहा, हैरी तू यहाँ? अरे मैं तो जंगल में था और उस वेयरवुल्फ ने मुझे पकड़ लिया था। उसके बाद वो एक खाई में कूद गया और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और फिर हैरी ने कहा, हाँ तू बहुत सोचता है भाई, अब सोचना बंद कर, तुझे आराम की ज़रूरत है। तू बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, उस वैम्पायर से लड़ने के लिए अकेले चला गया। मुझे तो लगा था कि तू फोर्स लेकर जाएगा, लेकिन तू तो सच में अकेले उस वैम्पायर से लड़ने के लिए चला गया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन ये बेवकूफ़ी थी, वो तुझे मार सकता था। और फिर स्टीव ने कहा, हाँ एक मिनट, तुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? उसके बाद हैरी ने कहा, हाँ तू ही सपने में बड़बड़ा रहा था। जब तू बेहोश था तो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था, वैम्पायर को मार दूंगा और अजीब अजीब बातें। तो और उन्हीं सब बातों में तू ये भी बड़बड़ा रहा था। और फिर स्टीव ने कहा, क्या मैं सच में बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा था? यार ऐसा तो नहीं करता मैं, और मैं यहाँ पहुँचा कैसे? उसके बाद हैरी ने कहा, अरे तू मुझे वहीं मिला मेरे घर के बाहर, पता नहीं कौन तुझे छोड़कर चला गया। मैं तो तुझे देखकर हैरान ही हो गया कि तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। हो सकता है वो वेयरवुल्फ तुझे मेरे यहाँ छोड़कर चला गया हो। और फिर स्टीव ने कहा, उसने मुझे मारा क्यों नहीं? और तू इस जंगल में रहता है और वो मुझे तेरे घर के बाहर छोड़ कर गया।
यार मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। उसके बाद हैरी ने कहा, अरे इसलिए कह रहा हूँ शांत हो जा, ज़्यादा मत सोच। उस वैम्पायर को पकड़ना है ना, तो पहले थोड़ी ताकत इकट्ठी कर। स्टीव काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा और हैरी और स्टीव आपस में काफ़ी सारी बातचीत करने लगे। तभी हैरी ने कहा, मेरे पास एक प्लान है उस वैम्पायर को पकड़ने का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और फिर स्टीव ने कहा, कैसा प्लान? उसके बाद हैरी ने कहा, मैंने सोचा है कि हम रात के वक्त जाएंगे, हम उस जंगल में जाएंगे और उसे खून का लालच देंगे, और जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसे पिंजरे में कैद कर लेंगे। और फिर स्टीव ने कहा, अच्छा जब हम उसको लालच देंगे और वो आएगा और उसे हम पिंजरे में कैद कर लेंगे, काम ख़त्म। हाँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कहने में 10 सेकंड लगा है, करने में न जाने क्या क्या हो जाएगा, समझा? कुछ और तरीका है तो बता। उसके बाद फिर से हैरी ने कहा, मैंने सुना है कि वैम्पायर चांदी की गोलियों से मर जाते हैं। हाँ, क्यों ना हम उसे सिल्वर की बुलेट से मारे, तब वो मर जाएगा। उसके बाद स्टीव ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उसे गोली मार पाना कोई आसान बात नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला है, वो जिस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उस पर निशाना साधना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी हैरी ने वहाँ पर एक टीवी चलाया और टीवी पर न्यूज़ चैनल लगा रखा था, और तभी एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ बताई गई, नमस्कार, आज की ताज़ा खबर है, आज एक और आदमी की मौत हो गई है, उसकी लाश वहीं उसी इलाके में मिली है। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा है। पुलिस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है लोग और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को शांत रहने की अपील की जा रही है, और साथ ही में वहाँ के ऑफिसर स्टीव को जॉब से निकाल दिया गया है। और जैसे ही हैरी ने पूरी खबर सुनी, तब उसके होश उड़ गए और उसने स्टीव की शक्ल देखी, तो स्टीव ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, शिट, अब गई ड्यूटी हाथ से। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मेरी इज्जत चली गई, मेरी नौकरी भी चली गई, इतनी मेहनत से पुलिस बना था। हाँ। और फिर हैरी ने कहा, दिमाग ठंडा कर, मैं तुझे ठंडा पानी देता हूँ और चिंता मत कर, हम तेरी नौकरी को वापस लेकर रहेंगे। उसे वैम्पायर को पहले पकड़ते हैं और उसके बाद देखियो तुझे वापस ड्यूटी पर पक्का बुला लेंगे। और फिर स्टीव ने कहा, अरे हाँ यार, बुला तो लेंगे, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे, उस राक्षस वैम्पायर को? तभी हैरी गया और उसने एक अलमारी से कुछ पैसे निकाले, और उसने पैसे निकालते हुए कहा, ये मेरी कुछ सेविंग्स है, चल इससे सिल्वर की बुलेट्स खरीद कर लाते हैं और आज उस वैम्पायर का काम ख़त्म कर देंगे, तुझे तेरी नौकरी मिल जाएगी। और फिर स्टीव ने कहा, तू मेरे लिए अपनी सेविंग्स खर्च करेगा? इतना सब तुझे क्या मिलेगा ये सब करके? और फिर हैरी ने कहा, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी दोस्त, चल आज उस वैम्पायर का काम ख़त्म करके रहेंगे। हैरी और स्टीव रात के वक्त वापस वहाँ पहुँचे जहाँ वैम्पायर स्टीव को मिला था, और फिर स्टीव ने कहा, यही जगह है, यही मिला था वो। और फिर हैरी ने कहा, अच्छा ठीक है, काम शुरू कर। स्टीव ने वापस से एक उंगली पे कट लगाया और कुछ खून की बूंदें इधर उधर गिराने लगा, और वापस से खून की खुशबू सूंघकर वो वैम्पायर वहाँ आ गया। और तभी हैरी और स्टीव ने उस वैम्पायर को देखा, और वो वैम्पायर काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा हो गया था। उस वैम्पायर ने स्टीव और हैरी को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ब्लड ब्लड, खून खून। और फिर हैरी ने कहा, स्टीव गन है ना तेरे पास? और फिर स्टीव ने कहा, हाँ मेरे पास है। और फिर हैरी ने कहा, तो इंतज़ार किस बात का है,
गन को पॉइंट कर और जितना हो सके उतनी गोलियां मार इसकी। स्टीव ने ऐसा ही किया, गन को पॉइंट किया, लेकिन वो वैम्पायर इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चल रहा था जैसे वो टेलीपोर्ट हो रहा हो। पलक झपकाते ही वो हैरी के पास आ गया और उसने हंसते हुए हैरी से कहा, खून खून। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्टीव ने वैम्पायर के ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो गोली उस वैम्पायर के बगल से निकल गई। और फिर उसके बाद हैरी ने कहा, स्टीव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमें इसे मारना है तो निशाना पक्का कर, इसे मैं रोकता हूँ। और फिर स्टीव ने कहा, अरे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं एम नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हैरी ने कहा, ठीक है, मैं इसे पकड़ता हूँ। अब ठीक है, अब मैं इसे संभालता हूँ। मौका मिलते ही गोली इसे मार दियो। स्टीव ने देखा कि हैरी एक भेड़िया मानव बन गया है। और फिर स्टीव को पता चला कि वो भेड़िया मानव जिसने स्टीव को पिछली रात बचाया था वो और कोई नहीं, हैरी ने, जो कि अब एक भेड़िया मानव बन गया था। उसने उस वैम्पायर से लड़ाई करना शुरू कर दिया। हैरी में और उस वैम्पायर में काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चली। वो दोनों इतने ज़्यादा फुर्तीले थे कि वो दोनों ही स्टीव की नज़रों से बार बार दूर हो जा रहे थे। तभी अचानक से हैरी ने उस वैम्पायर को अपने जबड़े से पकड़ा और उसे मसल कर रख दिया, लेकिन वो वैम्पायर वापस उठ खड़ा हुआ। और उसके बाद हैरी ने उस वैम्पायर को पकड़ लिया और फिर स्टीव से कहा, गोली मार, शूट कर इसे। हैरी ने भी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और उसके बाद वो सारी सिल्वर की बुलेट्स उसने उस वैम्पायर के अंदर घुसा दी। वो वैम्पायर हिल भी नहीं पाया क्योंकि हैरी ने उसे काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। और कुछ ही देर में वो वैम्पायर मौत की नींद सो गया। और जब वहाँ की लड़ाई ख़त्म हुई तब हैरी भी धीरे धीरे इंसान बनने लगा। और जैसे ही वो इंसान बना वो वहाँ बेहोश हो गया। स्टीव भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और वो भी वहाँ पर बेहोश हो गया। सुबह जब स्टीव और हैरी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि कई सारे पुलिस वालों ने उन्हें घेर रखा था और उस वैम्पायर की लाश वहीं पड़ी हुई थी, जो कि धीरे धीरे कर जल रही थी। स्टीव और हैरी की फ़ोटो न्यूज़ में आई। स्टीव और हैरी वहाँ के हीरो बन गए। विपिन और आकाश दोनों बिजनेसमैन थे। बिजनेस से थोड़ा टाइम निकालकर वो घूमने के लिए एक साथ निकले थे। उन्हें घूमने का काफ़ी शौक था। वो काफ़ी जगह घूम भी रखे थे। अब बस एक जगह बची थी, वो असम की साइड में थी। असम में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैरान कर देती हैं, जैसे वहाँ का काला जादू और भी कई सारी रहस्यमय चीज़ें। विपिन और आकाश उन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए असम के साइड जंगलों में जा रहे थे। उनका जो रास्ता था वो जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और विपिन ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते करते तभी विपिन ने कहा, अरे यार कितना दूर है, यहाँ कोई पास में होटल नहीं है क्या? जिसके जवाब में आकाश ने कहा, मैं अभी मैप में देखता हूँ। और फिर आकाश ने मैप को ओपन किया और मैप को देखने लगा। और फिर उसने कहा, अरे यार मोबाइल में तो अभी दिखा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। और फिर विपिन ने कहा, 1.5 घंटा? अरे यार मैं तो फिर फंस गया। और फिर आकाश ने कहा, क्यों, क्या हो गया? और फिर विपिन ने कहा, अरे भाई मुझे बस टॉयलेट लगी थी। और जब ये बात आकाश ने सुनी तो उसने हंसते हुए कहा,
अरे तो इसमें फंसने वाली क्या बात है, एक काम कर, गाड़ी को साइड में लगा और झाड़ियों में करके आ जा, इतने जंगल है क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर विपिन ने कहा, अबे भाई यहाँ कैसे गाड़ी रोकूं, देख नहीं रहा इलाका कैसा है कि देख कैसे जानवरों की आवाज़ आ रही है, कोई जानवर उठा कर ले गया तो। और फिर आकाश हंसने लगा और आकाश ने कहा, अरे तू तो बड़ा डरपोक है। ठीक है, अब 1.5 घंटे तक फिर कंट्रोल करके रख। गाड़ी चलती रही और वक्त बीतता गया, लेकिन जब विपिन से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सोचा कि चलो गाड़ी को अब रोकना ही पड़ेगा, इसलिए उसने गाड़ी को साइड में लगाया और आकाश से कहा, मैं आता हूँ अभी, मेरे को अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कहकर विपिन कार से उतरा और झाड़ी की तरफ चल पड़ा। एक झाड़ी के कोने में जाकर वो खड़ा हो गया और अपना काम ख़त्म करने लगा। आकाश आसपास का नज़ारा देख रहा था तो आसमान में तारे चमचमा रहे थे और चांद निकला हुआ था। काफ़ी देखने में खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन जो वहाँ के जंगल थे काफ़ी ज़्यादा घने थे, जो कि उस नज़ारे को थोड़ा बहुत डरावना बना दे रहे थे। विपिन अपना काम ख़त्म करके लौटा ही था, तभी उसने कार में देखा कि आकाश वहाँ नहीं था। जब उसने आकाश को गाड़ी में नहीं पाया तब उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, आकाश, आकाश, कहाँ चला गया भाई तू? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। विपिन ने तकरीबन 10 बार आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर विपिन कार से बाहर उतरा और आसपास देखने लगा कि आखिर आकाश कहाँ गया। विपिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बीच रास्ते में वो कहाँ चला गया। तभी अचानक से गाड़ी के पीछे से आकाश निकला और आकाश ने कहा, बू। और विपिन थोड़ा डर गया और विपिन ने कहा, अबे क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। और फिर आकाश ने कहा, अरे देख तो तेरा चेहरा, कितना ज़्यादा डर गया तू, डरपोक कहीं का। और फिर विपिन ने कहा, अब चल बैठ गाड़ी में, अब टाइम नहीं है ज़्यादा। और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे ही थे और वो गाड़ी के शीशे उतरे हुए थे। उन दोनों ने गाड़ी के शीशे को ऊपर किया ही था, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ आई जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी, जिसे सुनने के बाद विपिन ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? और फिर आकाश ने कहा, अरे किसी जंगली जानवर की होगी। और फिर विपिन ने कहा, अरे वो तो मैं समझ गया, लेकिन इतनी खतरनाक आवाज़। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी, और विपिन ने कार का शीशा नीचे किया और बगल में देखा तो एक भेड़िया उनकी कार को सूंघ रहा था, जिसे देखकर विपिन ने कहा, अबे भेड़िया है इधर तो। और फिर आकाश ने कहा, देखूं? और फिर आकाश ने शीशा ऊपर ही रहने दिया और विपिन ने भी जल्दी जल्दी शीशा ऊपर कर लिया और देखने लगा भेड़िए को। भेड़िया दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वो दोनों उस भेड़िए को देख ही रहे थे। तभी विपिन ने कहा, चल हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर आकाश ने कहा, अबे देखने देना, देख तो सही कितना अच्छा दिख रहा है ये भेड़िया। वो भेड़िया कार को सूंघता हुआ चारों तरफ घूम रहा था और विपिन और आकाश उस कार के अंदर ही बैठे हुए थे। आकाश ने कहा, वे घबराने की बात नहीं है, हम दोनों कार में हैं, हम बिल्कुल सिक्योर हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर विपिन ने कहा, अरे यार इतना टाइम नहीं है। और ये कहकर विपिन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के इंजन से वो वेयरवुल्फ काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से दूर भाग गया। विपिन ने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी और चलने लगा। उनकी गाड़ी रास्ते पे आगे बढ़ ही रही थी, तभी अचानक से उन्हें पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। विपिन ने साइड मिरर में जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विपिन ने देखा कि तकरीबन एक 8 फुट का भेड़िया अपने 2 पैरों पर भागता हुआ गाड़ी का पीछा कर रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, जिसे देखकर विपिन के मुंह से चीख निकल गई और विपिन ने चिल्लाते हुए कहा, ओए ओए आकाश, आकाश पीछे देख, साइड मिरर में देख 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 पीछे कोई है। और फिर आकाश ने कहा, अरे कौन है? और फिर आकाश ने भी पीछे की ओर देखा
तो उसने भी वही नज़ारा देखा। उसने देखा कि एक भेड़िया जिसका शरीर तो इंसानों की तरह था, वो 2 पैरों पे भागता हुआ गाड़ी का पीछा कर रहा था। और ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। आकाश ने कहा, अबे गाड़ी और तेज कर, गाड़ी और तेज कर। और फिर विपिन ने ऐसा ही किया, गाड़ी को और भी तेज़ी से भगाता हुआ वहाँ से लेकर आगे जाने लगा। गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 100 के पार चली गई थी स्पीड। लेकिन वो भेड़िया फिर भी गाड़ी का पीछा काफ़ी आसानी से कर पा रहा था, जिसे देखकर विपिन और आकाश की जान हलक में आ गई थी। विपिन और आकाश इतना ज़्यादा डर गए थे कि ऊपर वाले का सिर्फ नाम ले रहे थे। उस भेड़िए को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तभी उस भेड़िए ने एक छलांग लगाई और छलांग लगाकर सीधा गाड़ी के आगे आ गया, जिसे देखकर विपिन के होश उड़ गए। लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी और उसे भेड़िए मानव को ठोकर मार दी। लेकिन उस गाड़ी के ठोकर से उस भेड़िए मानव को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि गाड़ी पे ही डेंट पड़ गया। उसका जो आगे का हिस्सा था, उस गाड़ी का जो आगे का हिस्सा था, उसके चीथड़े उड़ गए और गाड़ी रुक गई। और वो भेड़िया मानव आकाश और विपिन को देखकर गुर्राने लगा। उस भेड़िए मानव ने गाड़ी को उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विपिन और आकाश और भी ज़्यादा डर गए। और उसने काफ़ी जान लगाने के बाद उस कार को पूरा उठा लिया और पलट कर रख दिया, जिसकी वजह से विपिन और आकाश जो कि कार के अंदर ही बैठे हुए थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई और वो दोनों बेहोश हो गए। आकाश की आंखें सुबह खुली और उसने देखा कि वो अभी भी उसी गाड़ी में फंसा हुआ है। और सबसे घबराने वाली बात तो ये थी कि विपिन ड्राइविंग सीट पे था ही नहीं। आकाश उस गाड़ी में अकेला था। आकाश ने आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। आकाश को काफ़ी चोटें लगी थी, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, वो दर्द से कर रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था उस गाड़ी में, वो फंस चुका था उसमें। आकाश काफ़ी देर तक उसी में बैठा रहा, काफ़ी देर तक दर्द को सहता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद वहाँ से एक कार गुज़र रही थी और उस कार को गुज़रता हुआ देख आकाश ने एक बार ज़ोर से चिल्लाया और चीख सुनकर वो गाड़ी का ड्राइवर रुक गया और उसने उस पलटी हुई गाड़ी को देखा और उस गाड़ी में आकाश भी था। उस ड्राइवर ने जैसे तैसे करके आकाश को बाहर निकाला और अपने साथ बैठाकर उसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा। आकाश का इलाज काफ़ी लंबे समय तक चला। 2 दिन तक उसे होश नहीं आया और ठीक 48 घंटे बाद जब उसे होश आया और उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया तो उसने चैन की सांस ली और उसने वहाँ के डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरा दोस्त विपिन कहाँ है? जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जो यहाँ पर लेकर आया है ये बात तो उन्हें पता होगी ना। और फिर आकाश ने कहा, कौन लेकर आया है मुझे? और फिर बाहर से एक आदमी आया जिसने कहा, जी मैं लेकर आया हूँ। और फिर आकाश ने कहा, मेरा दोस्त भी तो था मेरे साथ, मेरा दोस्त कहाँ है? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, अरे भाई मुझे तुम सिर्फ गाड़ी में फंसे हुए मिले, तुम्हारे अलावा गाड़ी में कोई भी नहीं था। और फिर आकाश ने कहा, अरे मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, अरे तुम्हारा दोस्त भी था? आप चिंता मत करो, मैं पुलिस में कॉल कर दिया है मैंने पहले ही, मैं ये बात उनको बता देता हूँ, वो लोकेशन पे जाके आपके दोस्त को ढूंढ लेंगे। और फिर आकाश ने कहा, अरे कहीं मेरे दोस्त को वो भेड़िया मानव तो नहीं ले गया? जिसके जवाब में उस आदमी और डॉक्टर ने कहा, क्या भेड़िया मानव? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और फिर आकाश ने कहा, मैं और मेरा दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए थे और हम कार ड्राइव कर रहे थे, हमने एक जगह गाड़ी रोकी थी और फिर जब हम आगे बढ़े तो
तो हमने देखा कि एक भेड़िया मानव हमारा पीछा कर रहा था और उसने अचानक से छलांग लगाई, हमारी गाड़ी के सामने आ गया और हमारी गाड़ी उसी से ठुक गई। हमारी गाड़ी को उसने पलट दिया और हम फंसे हुए थे उसी में। मेरा दोस्त भी वही था। और फिर उस आदमी ने और डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत करिए, पुलिस आपके दोस्त को ढूंढ लेगी। उन दोनों को ऐसा ही लग रहा था कि आकाश के सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने आकाश से पूछा, हाँ जी सर बताइए, आपका दोस्त दिखता कैसे था? और फिर आकाश ने कहा, आप उसकी सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लो, उसमें उसकी फोटोज है। लेकिन मेरा दोस्त ठीक तो होगा? उस भेड़िया मानव ने मेरे दोस्त को मार तो नहीं दिया होगा? और फिर पुलिस वालों ने कहा, अरे मुझे लगता है कि आपके सर में चोट लगी है, भेड़िया मानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती सर। रही बात आपके दोस्त की, तो आप चिंता मत करिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। और फिर आकाश ने कहा, अरे कैसे चिंता ना करूं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उस भेड़िया मानव को। और फिर पुलिस वाले ने कहा, अरे सर मैं समझ सकता हूं आपका दोस्त खोया है और आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, आपको काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन भेड़िया मानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमारा यकीन करिए। और फिर आकाश ने कहा, अरे सर मैं अपनी आंखों देखी चीज़ को कैसे झुठला दूं? आप ही बताइए ना, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसा बोलते? और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है सर, जो भी है हम मैटर को सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए। ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। आकाश का काफ़ी दिनों तक इलाज चला और जब वो डिस्चार्ज हुआ तब वो पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले से कहा, हाँ जी सर बताइए, मेरे दोस्त का कोई पता लगा? जिसके जवाब में उन पुलिस वालों ने कहा, देखिए मिस्टर आकाश, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके दोस्त का कोई सुराग ही नहीं मिला हमें कि वो आखिर कहाँ गया। मुझे लगता है कि अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, काफ़ी लंबे समय से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जवाब में आकाश ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो लोगों की ज़िंदगियों का क्या होगा? अगर मेरा दोस्त कहीं पर फंसा होगा और वो जिंदा होगा और उसे मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और कह देंगे कि उम्मीद छोड़ दो, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मेरा दोस्त पता नहीं जिंदा होगा या जिंदा ही होगा, वो मुझे पूरा यकीन है। आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते सर, आपको मेरे दोस्त को ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके जवाब में उस पुलिस वाले ने कहा, देखिए हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर कोई भी सबूत मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे, आप जा सकते हैं। आकाश वहाँ से चला गया, लेकिन जब वो सोता था तब उसे अपने दोस्त के सपने आते थे, जिसमें उसका दोस्त उसे पुकारता था। ऐसे ही एक रात आकाश सो रहा था, तभी उसे आवाज़ आई, आकाश आकाश आकाश, कहाँ है तू? हाँ मैं फंसा हूँ, मैं जंगलों में फंसा हूँ आकाश, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। आकाश को रोज ऐसे सपने आने लगे और आकाश से फिर रहा नहीं गया। उसने ये तो बात जान ली थी कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने सोचा कि चलो खुद ही कुछ किया जाए। उसने अपने दिमाग को लगाना शुरू किया और अपने दोस्त का कैसे पता लगाया जाए, इस बारे में पता करने का एक ही रास्ता था, उस भेड़िए मानव को ढूंढना, क्योंकि वही था जो इस बात का जवाब दे सकता था। जब आकाश पूरी तरह से ठीक हो गया तब उसने एक प्लान बनाया। वो रात के वक्त अपनी कार लेकर पहुंचा उसी जंगल में, उसी रास्ते पे जहां गाड़ी को रोका गया था, और उसने कुछ गोश्त के टुकड़ों को रोड पे बिछा कर रख दिया और खुद गाड़ी में बैठ गया। और इस बार की गाड़ी अलग थी और इस बार जिस कार में
आकाश बैठ कर आया था वो एक प्रॉपर SUV थी और वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट थी। उसे नुकसान पहुंचा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। आकाश उसी गाड़ी में बैठकर नज़र रख रहा था। गाड़ी के शीशे काले थे जिसकी वजह से बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था और वो आकाश बाहर गोश्त के टुकड़े बिछाकर गाड़ी के अंदर घात लगाकर बैठा हुआ था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी और आहट सुनने के बाद वो सतर्क हो गया। तभी उसने देखा कि एक भेड़िया जंगल से बाहर निकला और गोश्त को सूंघने लगा और सूंघने के बाद खाने लगा। देखते ही देखते वहाँ कई सारे भेड़िए आ गए और भेड़ियों का पूरा झुंड वहाँ इकट्ठा हो गया और वो गोश्त को खाने लगा। जो भेड़िए आए थे वो आम भेड़िए थे। आकाश को उस मानव भेड़िए की तलाश थी। आकाश को पता था कि वो भेड़िया मानव भी ज़रूर आएगा और उसका जो अंदाज़ा था वो सही निकला। कुछ ही मिनटों में वहाँ भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और वो भेड़िया मानव भी एक जंगल के कोने से निकला और उसने गोश्त को निहारा और बाकी सारे भेड़िए साइड हो गए। उस भेड़िए मानव ने गोश्त को उठाया और उसे सूंघते हुए उसे खाना शुरू कर दिया। आकाश इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। आकाश ने एक गन निकाली जिसके अंदर बेहोशी का इंजेक्शन फिट था। आकाश ने पहले थोड़ा सा शीशा डाउन किया और फिर गन से उस भेड़िया मानव को टारगेट किया और मौका पाते ही उसने उस भेड़िया मानव पे फायर कर दिया और वो इंजेक्शन ठीक जगह लगा। उस भेड़िए मानव को जब वो इंजेक्शन लगा तब उसने कार की तरफ गुर्राते हुए देखा और जब उसने कार की तरफ गुर्राते हुए देखा तो उसकी नज़र आकाश पे पड़ी और वो भेड़िया मानव बौखलाता हुआ कार की तरफ बढ़ा और उसने कार पे हमला करना शुरू कर दिया। उसने कार पे हमला करना शुरू किया ही था लेकिन कुछ ही मिनटों में वो कमज़ोर पड़ने लगा। उसके वार कमज़ोर होने लगे और वो बेहोश हो गया जिसे देखकर सारे भेड़िए घबरा गए। आकाश ने वहाँ एक बंदूक निकाली और फायर कर दिया जिसकी वजह से वो सारे भेड़िए वहाँ से भाग गए। आकाश पूरी तैयारी के साथ आया था। आकाश ने अपनी उस गाड़ी में एक पिंजरा भी बनवा रखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। आकाश ने जैसे तैसे करके उतने भारी भेड़िया मानव को घसीटते हुए उस पिंजरे में बंद कर दिया और खुद बैठकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगा। आकाश का प्लान यही था कि उसे कैद करके वो दुनिया के सामने उसे लेकर आएगा और उसके बारे में दुनिया को बताएगा और जब बड़े बड़े साइंटिस्ट इस भेड़िए के ऊपर रिसर्च करेंगे तब हो सकता है वो इस भेड़िए से विपिन के बारे में कुछ पता लगवा पाए। आकाश गाड़ी को चला ही रहा था तभी उसे पीछे कोई हलचल महसूस हुई। उसे पता चल गया कि वो भेड़िया मानव जाग रहा है। आकाश ने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया लेकिन तभी अचानक से उसने साइड मिरर में देखा तो एक भेड़िया मानव कार का पीछा कर रहा था जिसे देखकर आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया कि अगर भेड़िया मानव कार के पीछे उसका पीछा कर रहा है तो आखिर पिंजरे में कौन है? क्या वो भेड़िया मानव जिसे बड़ी मुश्किल से आकाश ने पिंजरे में कैद किया था क्या वो आज़ाद हो चुका था? आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। उस भेड़िए ने एक जोरदार छलांग लगाई और वो गाड़ी के आगे आ गया लेकिन इस बार गाड़ी अलग थी जिसकी वजह से एक जोरदार टक्कर लगी और उस भेड़िए मानव को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और वह भेड़िया मानव चीख पड़ा। उस भेड़िया मानव के चीखते ही आकाश को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। आकाश ने गाड़ी को पीछे रिवर्स लिया और वापस से उस भेड़िए मानव को एक जोरदार टक्कर और मारी जिसकी वजह से वो भेड़िया मानव एक और बार चीखा और फिर वो भेड़िया मानव चीखते हुए लेट गया। और फिर जो आकाश ने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जिस भेड़िए मानव को उसने 2 बार गाड़ी से टक्कर मारी वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था और वो ट्रांसफॉर्म होकर
जब वो इंसान बना तब आकाश ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विपिन था। आकाश तुरंत गाड़ी से उतरा और उसने विपिन को देखते हुए कहा, विपिन विपिन भाई भाई तू ठीक है ना? भाई भाई तू ठीक है ना? लेकिन विपिन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। विपिन को आकाश ने गाड़ी में बैठाया और उसे हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगा। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ थी पिंजरा टूटने की। इसका मतलब वो भेड़िया मानव आज़ाद हो रहा है। आकाश गाड़ी को चला ही रहा था, तभी पीछे का जो हिस्सा था वो अचानक से तबाह हो गया और उसके अंदर से वो भेड़िया मानव कूद गया। उसने आकाश को घूरा और गुर्राते हुए जंगल में कहीं गायब हो गया, जिसे देखकर आकाश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। आकाश के बगल में विपिन पड़ा हुआ था और आकाश को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अब विपिन एक भेड़िया मानव बन चुका था और अगर डॉक्टर के पास विपिन को ले जाया जाता तो ये पक्की बात थी कि डॉक्टर विपिन के ऊपर रिसर्च करते, जो कि आकाश बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए आकाश उसे अपने घर लेकर चला गया। विपिन की सांसें चल रही थी और काफ़ी देर के बाद विपिन को होश आ गया और उसने जब आसपास का नज़ारा देखा तो उसने कहा, आकाश आकाश। और फिर आकाश ने जब ये आवाज़ सुनी तब आकाश ने कहा कि विपिन विपिन तू ठीक तो है? और फिर विपिन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उस रात हुआ क्या था? हमारी गाड़ी ठुक गई थी उस राक्षस से और उसके बाद क्या हुआ था? और फिर आकाश को समझ आ गया कि विपिन को कुछ भी होश नहीं है। और फिर आकाश ने विपिन को सारी बातें बताई और फिर विपिन ने कहा, क्या क्या मैंने तेरे पे अटैक किया? मैं भेड़िया मानव बन गया? ये कैसी बातें कर रहा है तू? और फिर आकाश ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तू अब एक भेड़िया मानव है, एक वेयरवुल्फ है जो कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मुझे लगता है कि उस रात उस भेड़िया मानव ने तेरे पे अटैक किया होगा और उसी अटैक की वजह से तू भेड़िया मानव में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है। मेरे हिसाब से कि मेरे को वो नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, क्योंकि मैं गाड़ी में फंसा हुआ था। मेरे ख्याल से उसके हाथ मेरे तक नहीं पहुंचे क्योंकि गाड़ी पलटी हुई थी और तू ड्राइविंग सीट पे ही था और शायद उसके हाथ तेरे तक पहुंच गए हो और उसने तेरे को नुकसान पहुंचाया हो। और फिर विपिन ने कहा, वो तो मुझे जान से भी मार सकता था ना फिर? और फिर आकाश ने कहा, हाँ। और फिर विपिन ने कहा, तो उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? और फिर आकाश ने कहा, ये तो वही जाने। तभी अचानक से विपिन को एक अजीब सा दर्द उठने लगा और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा और आकाश को समझ आ गया कि अब विपिन ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आकाश ने विपिन से कहा, तू मेरे कमरे में जा, तू मेरे कमरे में जा। और फिर विपिन को आकाश ने अपने कमरे में लॉक कर दिया और अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, जिसे सुनकर आकाश को अपने दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और कुछ ही मिनटों में अंदर से एक खूंखार भेड़िए की आवाज़ आने लगी और वो भेड़िया चीखता चिल्लाता रहा। कुछ घंटों बाद वो शांत हो गया और फिर आकाश ने जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक पूरा कमरा खाली था और आकाश ने अंदर आके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आकाश को कुछ भी समझ नहीं आया कि विपिन कहाँ गया। और तभी आकाश ने वहाँ देखा कि वहाँ एक लेटर पड़ा हुआ, जिसे देखकर आकाश ने उस लेटर की तरफ कदम बढ़ाए और उस लेटर को उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया, जिस पे लिखा हुआ था, माफ़ करना दोस्त, मैं अब तेरे साथ रहने के काबिल नहीं रहा। तेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के साथ ही रहने के काबिल नहीं रहा। अब मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं रहता।
जब से मुझे मेरी हकीकत पता चली है कि मैं एक भेड़िए मानव में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, तो अब मुझे खुद से ज़्यादा डर लगने लगा है। और इससे ज़्यादा इस बात का डर लगने लगा है कहीं मैं किसी मासूम की जान ना ले लूँ। इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। मुझे लगता है कि मैं जंगलों में ही ठीक हूँ। यहाँ रहूँगा तो किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा, लेकिन कभी अपने आप को अकेला मत समझियो दोस्त। अगर तुझे कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो देखना, सबसे पहले मैं ही खड़ा रहूँगा तेरे लिए। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ जंगलों में, हमेशा के लिए। अलविदा। और जब आकाश ने ये लेटर पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने खिड़की के बाहर देखा आसमान की ओर। तो उसे अपने दोस्त यानी कि विपिन की याद आने लगी कि वो कैसे पहली बार मिले थे। विपिन के साथ बिताई हुई मस्ती भरी यादें आकाश को रुलाई जा रही थी। लेकिन क्या करे, आकाश को भी पता था जो विपिन ने किया वो बिल्कुल सही किया।